हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कंपाइलर। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज जो है वो प्रोनाउन के कुछ रूल्स बच गए थे, मैं उन सभी रूल्स को आज कवर कराने वाली हूं, ठीक है। और इस पे जो क्वेश्चंस होंगे, मैं जो नेक्स्ट इसका वीडियो आएगा उसमें मैं आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो जैसा कि मेरा रूल रहा है कि मैं ग्रामर के साथ वोकैब भी कवर करते हुए चलती हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वोकैब को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग रूल्स पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले वोकैब्स को, जिसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस को हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है एट लार्ज। एट लार्ज, ठीक है। तो एट लार्ज मीन्स क्या हो गया? इसका मतलब हो गया हैवंट बी फाउंड, मीन्स जिसको कैच न किया जा सके, जिसको पकड़ा ना जा सके। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि कोई चोर है, ठीक है। कोई चोर है, उसका पीछा कोई पुलिसमैन कर रहा है, लेकिन वो चोर है जो बहुत ही पहुँच वाला है, उसको बड़े बड़े लोगों से संपर्क है, कांटेक्ट है, ठीक है। तो वो क्या किया, वो मतलब अपना पैरवी लगा के पैसा दे के निकल गया, पुलिस के हाथ से मतलब भाग निकला, बच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो बहुत ही दूर चला गया, एट लार्ज। तो हम लोग उसको अब नहीं पकड़ सकते, नहीं फाउंड कर सकते, हैवंट बी फाउंड। तो एट लार्ज का मतलब क्या हो गया? हैवंट बी फाउंड। ओके, अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट इडियम की तरफ, जो कि है एट ऑड्स। एट ऑड्स मीन्स जैसे कि दो लोग जब बात करते हैं तो उनके बीच क्या हो जाता है? उनके बीच मतभेद हो जाता है, उनमें मतलब असहमतता हो जाती है, ठीक है। वे एक दूसरे के बातों से सहमत नहीं होते, तो उसको क्या बोलते हैं? एट ऑड्स। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? कांट एग्री, मीन्स वे एक दूसरे से सहमत नहीं है। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट इडियम की तरफ, जो कि है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट मीन्स जैसे कि हम लोगों ने सिर से टोपी निकाला और देखते देखते उतना ही में मेरा मतलब क्या हो गया? काम हो गया, ठीक है। तो एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट मीन्स इमीडिएटली, मीन्स बहुत ही तेजी से, बहुत ही फास्ट, मतलब बहुत ही फास्टली, वेरी फास्टली। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट मीन्स इमीडिएटली, बहुत ही तेजी से, बहुत ही फास्टली। तो अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट इडियम की तरफ, जो कि है आर्म्ड टू द टीथ। आर्म्ड टू द टीथ, इसका मीनिंग क्या हो गया? मीन्स आर्म्ड, आर्म मीन्स क्या होता है? बाह होता है, और टू द टीथ मीन्स बाह से लेके दांत तक। इसका मीन्स क्या हो गया? ये दोनों मतलब क्या होते हैं? ये दोनों जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग वार वाले थिंग्स, जैसा कि तलवार हो गया, ठीक है। ये दांत भी होता है क्या? जो छोटा बच्चा होता है, अगर मतलब उसको मान ली दो भाई बहनों में झगड़ा हो रहा है, ठीक है। तो क्या करता है लोग, मतलब एक ने क्या किया? दांत से काट लिया, ठीक है। तो क्या हुआ? ये वार वाले थिंग्स हैं। आर्म्ड मीन्स हम लोग बाह से क्या करते हैं? तलवार चलाते हैं या अपना बचाव करते हैं। तो यहाँ पे मतलब सिंपली इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? आर्म्ड टू द टीथ मीन्स लॉट्स ऑफ वेपन्स। मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है? सिर्फ हथियारों की बात हो रही है। आर्म्ड टू द टीथ्स मीन्स सिर्फ लॉट्स ऑफ वेपन्स, मीन्स बहुत सारे हथियार, सिर्फ हथियारों की ही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो तीत है वो भी कोई बच्चा होता है, वो अपने, या बच्चा क्या मतलब, जब जान की बात होती है तो जो भी वेपन्स मिले, ठीक है। तो ऐसे ही आर्म टू द टीथ मीन्स ये अपने डिफेंस के लिए ये सब हैं, जो कि फिजिकली हम लोग यूज़ करते हैं, या सेंस से बोले या फिजिकली बोले। तो ये सब हो गए लॉट्स ऑफ वेपन्स, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट इडियम्स की तरफ, जो कि है एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ ए डे मीन्स क्या हुआ? मीन्स दिन के लास्ट समय में, मीन्स जब दिन का अंत हो जाता है और नाइट आ जाती है, रात हो जाती है। तो क्या इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया इन कंक्लूजन, मीन्स हम लोगों ने कोई काम पूरा कर लिया, ठीक है। अब उसके कंक्लूजन पे, यानी उसके, जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसका एनालिटिक्स करते हैं, उससे कंक्लूजन निकालते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या गलतियाँ की हैं, क्या मिस्टेक्स किए हैं, ठीक है। तो वही बात हो रही है यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे मीन्स इन कंक्लूजन,
हम लोग जब कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, जब हमारा कोई वर्क पूरा हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, इन एट द एंड ऑफ द डे मीन्स इन कंक्लूजन। तो ये थे आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब मैं चलती हूँ सिनोनिम्स की तरफ, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा सिनोनिम्स है आज का वो हो गया पार्टिंग। पार्टिंग मीन्स किसी से जुदा हो जाना, यानी किसी से विदाई ले लेना। तो मैंने पिछले क्लास में आप सभी को बताया था कि एड्यू, एड्यू क्या होता है। एड्यू मीन्स फेयरवेल यानी विदाई, पार्टिंग, एड्यू और फेयरवेल ये क्या है, तीनों, ये तीनों है सिनोनिम्स। एड्यू, पार्टिंग और फेयरवेल ये तीनों हो गए सिनोनिम्स। तो इन तीनों का मीनिंग क्या हो जाता है, यानी विदा लेना, किसी से विदा हो जाना, किसी से जुदाई हो जाना, उसे क्या बोलते हैं, एड्यू बोलते हैं, पार्टिंग बोलते हैं, फेयरवेल बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है एडुलेशन। एडुलेशन, तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो एडुलेशन यहाँ पे बात की जा रही है, एडुलेशन। तो एडुलेशन से क्या होता है, इसका मीनिंग मतलब इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। तो जैसे कि एडल्ट्स होते हैं जो मतलब जो हम लोगों से बड़े होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एडल्ट्स बोला जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उनके मतलब उनके किसी भी बातों को थोड़ा गहराई से लेते हैं, उनको थोड़ा मतलब मना करना थोड़ा ये नहीं होता, या हमारे बस की बात नहीं है कि हम उनकी बातों को थोड़ा काट सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एडुलेशन मीन्स फुलसम प्रेज, यानी वो कैसा भी बात बोले, कुछ भी बोले, हम लोग को उसको मतलब बढ़ा चढ़ा के उसकी बड़ाई करनी है, उसका मतलब क्या उसको बोलना है कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत खूब, ठीक है, ऐसे बोलना है। तो एडुलेशन मीन्स क्या हो जाएगा, फुलसम प्रेज मीन्स आपको अच्छा नहीं लग रहा फिर भी आप उसका बड़ाई करते जा रहे हो, क्योंकि वो क्या है, एडल्ट है, आपसे बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि एडुलेशन मीन्स हो गया फुलसम प्रेज। ठीक है, अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है एडवांटेज। एडवांटेज का मीनिंग क्या हो जाएगा, हमको लाभ होता है तो उसे क्या बोलते हैं, एडवांटेज बोलते हैं। लाभ होता है तो एडवांटेज बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं इसका सिनोनिम्स। तो इसका सिनोनिम्स है एसेट और गेन। एसेट और गेन, तो एसेट का मीनिंग क्या हो जाता है, यानी एसेट में क्या आ रहा है, सेट आ रहा है। तो सेट मीन्स क्या हो गया, मीन्स जब लाइफ सेट हो जाए। ठीक है, लाइफ सेट हो जाए, और लाइफ कब सेट होगा, जब फ्री का कुछ दौलत मिल जाए। ठीक है, जब फ्री का कुछ बहुत ज़्यादा दौलत मिल जाए, जैसे कि राजा महाराजाओं की होती थी, उनको तो पैतृक संपत्ति मिलती थी। ठीक है, तो वैसे ही कुछ है यहाँ पे, एसेट, सेट में सेट आ रहा है, इसे हम लोगों ने क्या याद किया कि लाइफ सेट हो जाए। ठीक है, यानी एसेट मीन्स क्या हो गया, संपत्ति जो कि पैतृक हो, जो कि हम लोग को मिला हो, उसे क्या बोलते हैं, एसेट यानी संपत्ति। तो एडवांटेज का मीनिंग ही होता है कि हम लोग को लाभ हो रहा है। एडवांटेज मीन्स लाभ, तो उसका सिनोनिम्स मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, एसेट हो गया। और नेक्स्ट जो लिया है मैंने गेन। गेन क्या हो गया, गेन मीन्स पाना, ऐसे गेन होता है ना, गेन मीन्स पाना, लाभ प्राप्त करना। एडवांटेज, गेन, एसेट, एसेट मीन्स संपत्ति। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जो कि है एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन का मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया पेन। पेन यानी दुख, दर्द। ठीक है, एफ्लिक्शन यानी पेन। एफ्लिक्शन थोड़ा आ रहा है यहाँ पे निगेटिविटी। यहाँ पे मैंने बताया था आप सभी को रूट वर्ड कि जहाँ मतलब ए आता है उसका मीनिंग अधिकतर ज़्यादातर देखने को मिलता है कि वो निगेटिव ही होने वाला है। ठीक है, तो एफ्लिक्शन का मीनिंग क्या हो गया, पेन यानी दुख, दर्द। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है एग्रेसिव। एग्रेसिव, एग्रेसिव का मीनिंग क्या हो गया, बेलिजरेंट। और बेली जो है ये है रूट वर्ड जिसका मीनिंग हो जाता है मतलब झगड़ालू टाइप का, सिर्फ वॉर से रिलेटेड। बेली मीन्स सिर्फ वॉर से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रेसिव, एग्रेसिव मीन्स थोड़ा आ रहा है ना, एग्रेसिव यानी लड़ाकू टाइप का, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है जो, उसे क्या बोलते हैं, एग्रेसिव। एग्रेसिव मीन्स लड़ाकू हो गया। और इसका मीनिंग मतलब इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, इसका सिनोनिम्स हो गया बेलिजरेंट। बेलिजरेंट, बेली मीन्स वॉर से रिलेटेड, यानी जो लड़ने के लिए रेडी रहे, हमेशा लड़ने के लिए जो रेडी रहे, उसे क्या बोलेंगे, बेलिजरेंट।
एग्रेसिव। अब ये रहा हमारा सिनोनिम्स। अब हम लोग चलते हैं एंटोनिम्स की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो एंटोनिम्स में मैंने जो पहला जो वर्ड लिया है वो है एडमोनिशन। एडमोनिशन, तो एडमोनिशन का इसमें सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा इसमें एंटोनिम्स, चूँकि ये एंटोनिम्स है तो एडमोनिशन मैंने जो वर्ड लिया है उसका मीनिंग हो जाता है चेतावनी देना। ठीक है, किसी को चेतावनी देना। एडमोनिशन यानी जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, वार्निंग देते हैं किसी को, अरे ये तूने किया तो मैं ये कर दूंगा, तुझे मार डालूंगा, ऐसे कुछ करते हैं ना, एडमोनिशन। ठीक है, एडमोनिशन मीन्स किसी को चेतावनी देना, किसी को धमकाना, डराना। ठीक है, तो उसका सिनोनिम्स क्या हो जाए, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा उसका? सिनोनिम्स तो मैंने बता दिया, उसको डराना, जैसे उसको फियर करना, फियरफुल। ठीक है, उसको डराना, धमकाना। ठीक है, अब मैं उसका एंटोनिम आपको बता देती हूँ कि उसका एंटोनिम क्या होता है। तो उसका एंटोनिम हो जाएगा एप्लॉज। एप्लॉज मीन्स क्या हो गया? उसको मतलब उसकी प्रशंसा करना, उसको मतलब ये थोड़ा निगेटिव मीनिंग है। एडमोनिशन यानी वार्निंग देना, किसी को डराना। और यहाँ पे क्या हो गया? एप्लॉज यानी प्रशंसा करना, यानी उसके साथ रहना। जैसे मैंने बताया था ना, एमिटी यानी फ्रेंडशिप, यानी मतलब उसके साथ मित्रता पूर्ण भाव से रहना। एप्लॉज वो मीनिंग देता है। और यहाँ पे जो एडमोनिशन है वो मीनिंग देता है चेतावनी देना, धमकाना किसी को। और एप्लॉज मीन्स हो गया मित्रतापूर्ण भाव से रहना, किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। अब मैं नेक्स्ट की तरफ चलती हूँ जो कि है एडोलसेंस। एडोलसेंस, एडोलसेंस का मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया किशोरावस्था। एडोलसेंस मीन्स किशोरावस्था, यानी जो 15 से 16 ईयर्स के बच्चे होते हैं, जो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एडल्ट्स। मीन्स एडोलसेंस मीन्स किशोरावस्था में है। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उसका एंटोनिम्स हो जाएगा मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मीन्स जो मतलब जो मैच्योर हो चुके हैं, जो प्रौढ़ हो चुके हैं, उनको क्या बोलते हैं? मैच्योर बोलते हैं। और यहाँ पे चूँकि एडोलसेंस दिया हुआ है यानी किशोरावस्था है, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा मैच्योरिटी, यानी प्रौढ़ हो चुका है। अब वो जो भी करेगा, जो भी डिसीजन लेगा, वो सोच समझ के लेगा। लेकिन जो एडोलसेंस होते हैं वो क्या करते हैं? वो बिना सोचे समझे कोई भी फैसला लेने को रेडी हो जाते हैं। तो मैं अब चलती हूँ नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है एडोरेबल। तो एडोरेबल का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग हो जाएगा प्यारी, यानी कोई चीज़ हम लोग को बहुत ही प्यारा हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एडोरेबल। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा एबोमिनेट, एबोमिनेबल। एबोमिनेबल यानी जो घिनौना टाइप का, मीन्स वो थोड़ा भी देखने लायक नहीं हो, एकदम भद्दा हो, उसे क्या बोलेंगे? एबोमिनेबल। एबोमिनेबल। यहाँ पे मैंने बताया कि एडोरेबल का मीनिंग हो जाएगा जो चीज़ बहुत ही प्यारा हो, उसे बोलेंगे एडोरेबल। और एबोमिनेबल मीन्स हो जाएगा जो भद्दा हो, जो कि बहुत ही दिखने में एकदम गंदा टाइप दिखे। ठीक है, उसे बोलेंगे एबोमिनेबल। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है एड्रोइट। एड्रोइट का मीनिंग क्या हो जाएगा? एड्रोइट मीन्स निपुण, जिसको सब चीज़ों का ज्ञान हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं निपुण, यानी एड्रोइट। एड्रोइट मीन्स निपुण। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम होगा क्लमसी। क्लमसी यानी जो मीन्स जो बहुत ही कम जानता हो, जिसके पास नॉलेज नहीं हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? क्लमसी। क्लमसी से क्या यहाँ पे कुछ आ रहा है, कुछ मतलब यहाँ से हम लोग कुछ रिलेट कर सकते हैं। क्लमसी यहाँ से कम, कम का कुछ आ रहा है रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि क्लमसी मीन्स कुछ कम नॉलेज वाला, यानी उसके पास कुछ नॉलेज नहीं है, सिर्फ बाहर से, जैसे बोलते हैं ना, जो खाली जो बर्तन होता है वो हमेशा बजते रहता है। ठीक है, और जो भरा रहता है, कोई भी प्लेस हो, जो भरा रहेगा वो नहीं बजेगा। ठीक है, लेकिन जो खाली रहता है वो पता चल जाता है, लेकिन वो बोलता बहुत ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पे क्या है? एड्रोइट मीन्स निपुण, और क्लमसी यानी जो कम जानता हो उसे क्या बोलेंगे? क्लमसी, यानी कम ज्ञान वाला। तो यहाँ से क्लियर हो गया, एड्रोइट मीन्स निपुण और क्लमसी मीन्स कम नॉलेज वाला।
अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एडल्ट्री। एडल्ट्री यानी इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? एडल्ट्री का मीनिंग हो जाएगा जो कि मतलब उसमें बहुत सारा चीज़ मिला हुआ है, बहुत सारा चीज़ जिसमें मिला हुआ हो, यानी सम्मिश्रण टाइप का, उसमें बहुत सारे चीज़ों का मिक्सचर हो, उसे हम लोग बोलते हैं एडल्ट्री। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा प्योरिटी। प्योरिटी मीन्स पवित्र, जो चीज़ें पवित्र होती हैं उसमें मतलब कोई भी मिक्सचर नहीं होता, ठीक है, वो सिर्फ एक ही होती हैं, स्पेशल चीज़ें होती हैं जो कि एकदम मतलब पूरे तरीके से शुद्ध होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, वो मतलब प्योरिटी वाली चीज़ें होती हैं। तो इसका एंटोनिम हम लोगों ने देख लिया, एडल्ट्री। अब मैं चलती हूँ रूट वर्ड्स की तरफ। रूट वर्ड्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, मतलब इंग्लिश जो मतलब हम लोग को अगर इंग्लिश का अच्छे से नॉलेज करना है तो हम लोग को रूट वर्ड को अच्छे से याद करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सभी को ए से लेके जेड तक का रूट वर्ड्स बताने वाली हूँ इस पूरे 60 डेज के प्लान में। तो चलिए ये रूट वर्ड्स को हम लोग अभी देख लेते हैं। तो रूट वर्ड्स में जो मैंने पहला आज रूट वर्ड लिया है वो है एक्वा। तो एक्वा का मीनिंग क्या हो जाता है? एकू या एक्वा, इसका मीनिंग हो जाता है वाटर से रिलेटेड, यानी हम लोग जहाँ भी पानी की बात करते हैं वहाँ क्या आ जाता है, एक्यू या एक्वा। तो आप सभी ने सुना होगा जो कि एक्वागार्ड की एक बोतल आती है, तो ये वो क्या है, वो पानी से रिलेटेड है, ठीक है, यानी पानी की वो बोतल है, तो एक्वागार्ड वहाँ पे नाम हो गया। तो एकू या एक्वा मीन्स क्या हो गया, वाटर। अब मैंने इससे ले लिया एक्वेरियम। एक्वेरियम, तो एक्वेरियम का मीनिंग क्या हो जाता है? इसका मीनिंग हो जाता है जो हम लोग मछली को जहाँ पालते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एक्वेरियम। तो यहाँ पे पानी से रिलेटेड जहाँ भी मतलब जो भी चीज़ें हो जहाँ एक्वा आ जाए, मतलब जो भी वर्ड हो उसे क्या बोलते हैं, मतलब वो हो जाएगा पानी से रिलेटेड। तो यहाँ पे एक्यू या एक्वा मीन्स क्या हो गया, वाटर। तो इससे आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट जो कि मेरा वर्ड है वो है आर्बर। तो आर्बर का मीनिंग क्या हो जाता है? इसका मीनिंग होगा ट्री से रिलेटेड। आर्बर मीन्स ट्री, ट्री से रिलेटेड। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसके वर्ड्स क्या हो जाएंगे? तो एक तो हो गया आर्बर, यानी सैडी, जो ट्री के द्वारा जो एरिया कवर की जाती है, जो कि सैडी एरिया होती है, यानी जो छाया वाली एरिया होती है, उसे क्या बोलते हैं, आर्बर, ठीक है। अब मैं चलती हूँ, जो मैंने नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है वो है आर्बोरिस्ट। आर्बोरिस्ट मीन्स क्या हो गया, जो कि ट्री के बारे में मतलब ट्री से जुड़े हुए चीज़ों को जो देखता है उसे क्या बोलते हैं, आर्बोरिस्ट बोलते हैं। तो जहाँ भी आपको आर्बर दिखे इसका मीनिंग हो जाएगा ट्री से रिलेटेड। अब मैं चलती हूँ, जो कि मैंने नेक्स्ट अपना रूट वर्ड लिया है वो है आर्क या आर्काई या आर्क्यो या आर्के। इसका मीनिंग क्या हो जाता है? इसका मीनिंग हो गया चीफ। चीफ यानी मुख्य, जहाँ भी आर्क आपको दिखे उसका मीनिंग हो जाता है चीफ, यानी जो मुख्य हो, जो कि मतलब एक होता है ना राजा जो कि पूरे रूल करता है पूरे साम्राज्य पे, वो एक चीफ होता है, ठीक है। तो आर्क या आर्काई या आर्कियो या आर्के मीन्स चीफ हो जाएगा। तो इसके लिए जो मैंने वर्ड लिए हैं वो है मोनार्क। तो मोनार्क का मीनिंग क्या हो जाता है? तो देखिए यहाँ पे आर्क आया हुआ है, तो आर्क का मीनिंग हम लोग जानते हैं, उसका मीनिंग होता है चीफ। तो जो ये पूरा हम लोग जब इस वर्ड को मतलब इकट्ठा कर दे, कलेक्ट कर दे, तो मोनार्क जब बनता है तो उसका मीनिंग हो जाता है कि राजा, यानी जो कि पूरे एक दल को लीड करे, जो हेड हो उसे मोनार्क बोलते हैं, यानी जो राजा स्पेशली उसको बोलेंगे, ठीक है। तो मेरा जो नेक्स्ट जो रूट वर्ड है वो है आर्का या आर्के। आर्का या आर्के, ये जो मेरा मतलब इसके पहले वाला जो रूट वर्ड था वो था आर्क, आर्क या आर्काई। लेकिन ये वाला जो रूट वर्ड है उसमें देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है, ये है आर्का या आर्के या आर्काई। यहाँ पे ये दोनों एक साथ आए हुए हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? इसका मीनिंग हो जाता है एंशिएंट, यानी पौराणिक।
हम लोग पौराणिक चीज़ों के बारे में जब बात करते हैं तो वहाँ पे क्या रूट वर्ड यूज़ होता है? वहाँ पे जो रूट वर्ड यूज़ होता है वो है आर्का या आर्काई, मीन्स एंशियंट। ठीक है, तो इससे यहाँ पे जैसे मैंने वर्ड ले लिया आर्काइव, तो आर्काइव का मीनिंग क्या हो जाएगा? आर्काइव का मीनिंग हो जाएगा जो कि मतलब पुराने एंशियंट चीज़ों का जो संग्रह होता है, जो अभिलेखागार होता है, वहाँ पे मतलब एंशियंट चीज़ें रखी हुई होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? आर्काइव बोलते हैं। तो यहाँ पे चूँकि आर्काई आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग हो जाता है एंशियंट, यानी एंशियंट चीज़ों के संग्रह को, एंशियंट चीज़ों के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? जहाँ पे वो रखे जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं आर्काइव। तो मैं नेक्स्ट जो कि मेरा रूट वर्ड है मैं उसके तरफ चलती हूँ, जो कि है आर्थर या आर्थरो। तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? इसका मीनिंग हो जाता है जॉइंट। आर्थर या आर्थरो मीन्स जॉइंट। तो जॉइंट का यहाँ पे इससे क्या मेरा वर्ड बनने वाला है? तो मैंने जो इसके लिए वर्ड लिया है वो है आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि ये दो रूट वर्ड में मतलब बटा हुआ है, दो रूट वर्ड में ये बटा हुआ है। पहला है आर्थर और दूसरा है पोड। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो ये पोड जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या होता है? पोड मीन्स हो जाता है पैर, यानी लेग। जहाँ भी आपको पोड दिखे जिस भी वर्ड में, इसका मीनिंग हो जाएगा पैर से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में बातें कही जा रही हैं। और यहाँ पे आर्थर आ रहा है, आर्थर मीन्स जॉइंट। तो जिसके पैर जॉइंटेड हो, जिसके पैर जॉइंटेड हो उसे क्या बोलेंगे? आर्थ्रोपोड। क्योंकि आर्थर या आर्थ्रो मीन्स क्या होता है? जॉइंट होता है। और आर्थ्रोपोड और पोड मीन्स मैंने बताया कि लेग बात मतलब लेग से रिलेटेड, यानी पैर की बात हो रही है। तो आर्थ्रोपोड आप सभी ने सुना है, ऑर्थोपोडा, यानी जिसके लेग जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आर्थ्रोपोडा। यहाँ पे वही बातें बोली जा रही हैं, आर्थ्रोपोड। ठीक है, अब मैं चलती हूँ प्रीपोजिशन की तरफ। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन मैंने लिए हैं कुछ वर्ड्स में जो कि स्पेशली वही प्रीपोजिशन को लेते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। तो इसको हम लोग को याद करना पड़ता है, कवर करना पड़ता है, क्योंकि ये वोकैब की तरह ही यूज़ किए जाते हैं। लेकिन इसको हम लोग मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसको अलग से मतलब लेते हैं, लेकिन ये वोकैब के ही सेशन में ये आते हैं, इसलिए मैं इसको कवर कराते चल रही हूँ। तो चलिए, मैंने जो पहला प्रीपोजिशन लिया वो है कीन ऑन। कीन ऑन, तो कीन मीन्स होता है प्रसन्नता। तो कीन के साथ हमेशा क्या लगेगा? प्रीपोजिशन कीन ऑन। कीन ऑन। जो मेरा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एम। तो एम के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? एम के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो है एट। एम एट। एम मीन्स लक्ष्य। ठीक है, एम एट। कीन ऑन, किसी चीज़ पे प्रसन्न होना, बहुत ही खुश होना, यानी कीन ऑन। एम एट। अब मैंने जो नेक्स्ट जो वर्ड लिए हैं वो है एपोलॉजी। एपोलॉजी फॉर। लॉजी मीन्स क्या? तो क्या होता है? लॉजी मीन्स क्या होता है? तो लॉजी का मीनिंग हो जाएगा साइंस, यानी जब हम लोग किसी चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? लॉजी। तो यहाँ पे जो मेरा आया हुआ है एपोलॉजी, तो यहाँ पे जो एपोलॉजी का मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा क्षमा याचना, यानी किसी से क्षमा मांगना। वो जो मैंने लॉजी बताया वो जो होता है वो जो साइंस वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि बायोलॉजी मीन्स बायो यानी जीव, जीवों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। तो यहाँ पे चूँकि एपोलॉजी आया हुआ है, इसका मीनिंग हो जाता है क्षमा याचना, किसी से क्षमा मांगना। तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो है एपोलॉजी फॉर। एपोलॉजी फॉर, यानी किसी गलत कार्य के लिए क्या मांगना? क्षमा मांगना, के लिए क्षमा मांगना, यानी एपोलॉजी फॉर। अब मेरा जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो है सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड फॉर, यानी सेलिब्रेटेड मीन्स किसी मतलब जैसे समारोह हो गया, तो हम लोग समारोह को क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं, उसका मतलब अच्छे से तैयारी करके उसका उद्घाटन करते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा? सेलिब्रेटेड फॉर।
यानी सेलिब्रेशन किसके लिए होता है, किसी के लिए होता है, किसी स्पेशल जो कि चीज़ें हो उसके लिए सेलिब्रेशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो वर्ड है सेलिब्रेटेड, तो उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, उसके साथ आएगा सेलिब्रेटेड फॉर। ठीक है, सेलिब्रेटेड फॉर। अब जो मैंने नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन लिए हैं जो कि आज का लास्ट है वो है प्रूफ। प्रूफ मीन्स क्या होता है, प्रूफ मीन्स साबित करना, कोई सबूत हो गया। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ, प्रूफ ऑफ। ठीक है, प्रूफ के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, हमेशा ऑफ लगता है। यहाँ पे जो लास्ट में आ रहा है ओ एफ, तो आप लोग उसी से रिलेट कर लीजिएगा कि प्रूफ के साथ ऑफ आता है, प्रूफ में भी ओ एफ है, और जो इसके साथ प्रीपोजिशन आता है उसमें भी ओ एफ आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब चलते हैं रूल्स की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल्स को। तो जो मेरा रूल्स है, चूँकि मैंने आप सभी को बता दिया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, जैसे कि आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ हो गया, वी का आवर सेल्फ्स होता है, यू का सिंगुलर के लिए योर सेल्फ और प्लूरल के लिए योर सेल्फ्स। ठीक है, ही का होता है हिम सेल्फ, सी का होता है हर सेल्फ और इट का होता है इट सेल्फ। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग रूल्स को देख लेते हैं कि इसमें जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसमें हम लोग का रूल क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो जो मैंने पहला रूल लिया है वो है एक्वाइट, अवेल, अम्यूज, एवेंस, अप्लाई, एडेप्ट, एडजस्ट, एब्सेंट, एंजॉय, एक्सर्ट, रिकॉन्साइल एंड रिजाइन। तो ये सारे जो वर्ड हैं ये अपने बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये इन ट्रांजिटिव वर्ड मतलब वर्ब्स हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। चूँकि आप सभी को पता है कि दो टाइप के वर्ब्स होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब। तो जो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है वो अपने बाद मतलब उसका उसमें हम लोग जब क्वेश्चंस करते हैं जैसे कि क्या, क्यों, तो उसका आंसर नहीं निकल पाता। ठीक है, तो वैसे ही ये वर्ब्स हैं, तो इनके बाद हमेशा हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है, तो आखिर ये याद कैसे होगा, तो मैं आप सभी को एक ट्रिक बताने वाली हूँ कि हम लोग इसको कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा कि मैंने ए वाला जो भी वर्ड है उसको मैंने एक साथ एडजस्ट किया हुआ है। जितने भी ए वाले वर्ड हैं मैंने इन सभी को एक साथ लिखा हुआ है। ठीक है, तो जहाँ भी ये आपको वर्ड दिखें जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब कुछ टाइप के वर्ड्स, तो इन सभी को आप एक लाइन में याद कर लीजिए जो एक साथ ए से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद आप लोग ये ई वाले वर्ड्स को याद कर लीजिए, उसके बाद जो लास्ट में बच रहे हैं वो आर वाले। यानी मैंने इसको कैसे किया, इसको मैंने किया अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। ठीक है, तो ऐसे याद करने से मतलब इजीली याद हो जाता है। आप लोग इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा, आई होप आप सभी को ज़रूर याद होगा और ज़रूर ही इससे फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, जो एक्वाइट होता है इसका मीनिंग होता है प्रशंसा करना। अवेल, अवेल का मीनिंग होता है लाभ उठाना। ठीक है, उसके बाद अम्यूज़, जैसे अम्यूज़मेंट होता है यानी मनोरंजन करना। ठीक है, उसके बाद एवेंज, एवेंज मीन्स क्या होता है, एवेंज मीन्स बदला लेना। उसके बाद आ गया अप्लाई, अप्लाई मीन्स हम लोग किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम का जो फॉर्म आया हम लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया, तो वो हो गया अप्लाई। उसके बाद आ गया अडेप्ट, अडेप्ट मीन्स क्या हो गया, हम लोग किसी चीज़ को जैसे कि अडेप्ट करते हैं उसको हम लोग जैसे कि हम लोग मान लीजिए एक टाइप से हम लोग उसमें ढल जाते हैं, उसको मतलब अपने अंदर उतारते हैं, उन गुणों को अडेप्ट करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है एडजस्ट। एडजस्ट मीन्स कहीं भी अच्छे से ढल जाना, घुल मिल के रहना, उसे क्या बोलते हैं, एडजस्ट। यानी जो फ्लेक्सिबल हो, जो कहीं भी रह ले, कहीं भी मतलब किसी भी संस्कृति में घुल मिल जाए, उसे मतलब उस टाइप के जो चीज़ें होती हैं या जो लोग होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एडजस्ट, यानी जो एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अब्सेंट, अब्सेंट मीन्स अनुपस्थित। उसके बाद इंजॉय, इंजॉय का मीनिंग आप सभी को पता है यानी मनोरंजन करना।
उसके बाद एग्जर्ट, एग्जर्ट यानी अपना मतलब अपना इफोर्ट लगाना किसी कार्य को पूरा करने के लिए। उसके बाद जो मेरा आता है रिकंसाइल, रिकंसाइल यानी पूरे एकदम मतलब पूरा सुनिश्चित होकर रिकंसिल होकर किसी वर्क को पूरा करना, ठीक है। उसके बाद आ गया रिज़ाइन, रिज़ाइन यानी रिज़ाइन दे देना नौकरी से, उससे बर्खास्त हो जाना, ठीक है। तो ये रहे हमारे वर्ड, ये अपने बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लेते हैं। तो इन सभी को आप सभी को याद कर लेना है, क्योंकि ये रूल्स होते हैं, इनको एकदम मतलब माइंड में एकदम ये सेट होने चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो मैं इसके एग्जांपल्स को आप सभी को समझा देती हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने पहला एग्जांपल लिया है वो है ही absented himself from the क्लास, यानी वो absent हो गया, तो वो खुद को absent किया उसने। he absented himself from the क्लास। जो मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है आई प्राइड माई सेल्फ ऑन माई कंट्री, आई प्राइड माई सेल्फ ऑन माई कंट्री, ठीक है। यानी मैं अपने कंट्री पे घमंड करता हूँ, यानी मुझे अपने देश पे नाज है, तो उसे क्या बोलेंगे, आई प्राइड माई सेल्फ ऑन माई कंट्री। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, क्योंकि हर रूल में हर जगह कुछ न कुछ एक्सेप्शन होता ही होता है। तो इस रूल में भी कुछ एक्सेप्शन है, तो चलिए देखते हैं कि क्या एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे दे इंजॉयड द पार्टी, तो यहाँ पे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया नहीं, क्योंकि इंजॉयड क्या है, ये है इंट्रांजिटिव वर्ब, तो इसके बाद तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब ये जैसे कि जो इंट्रांजिटिव प्रोनाउन है, ये अपने बाद अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट टाइप का कोई वर्ड आ जाता है, तो उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे चूँकि आ चुका है ऑब्जेक्ट द पार्टी, तो यहाँ पे हम लोग मतलब इसका ऑब्जेक्ट वो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते क्यों हैं, इसका स्पेशली ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे चूँकि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे दे के बाद देम सेल्फ का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही सही है, दे इंजॉयड द पार्टी। जो नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिया है वो है दे इंजॉयड ड्यूरिंग वैकेशन, दे इंजॉयड ड्यूरिंग वैकेशन, यानी उन लोगों ने इंजॉय किया। तो मतलब कैसे इंजॉय किया, किसको इंजॉय किया, यहाँ पे तो इंजॉय के बाद तो कोई ऑब्जेक्ट आ नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे इंजॉय ड्यूरिंग वैकेशन, यानी दौरान छुट्टियों के दौरान उन लोगों ने क्या किया, इंजॉय किया, ठीक है। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए मतलब कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट, कुछ यहाँ पे कमी खल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा इंजॉयड देमसेल्फ, इंजॉयड देमसेल्व्स ड्यूरिंग वैकेशन, दे इंजॉयड देमसेल्व्स ड्यूरिंग वैकेशन, यानी उन लोगों ने अपने आप को छुट्टियों के दौरान इंजॉय किया, यानी आनंद लिया, आनंदित हुए, ठीक है। तो ये रहे हमारे रूल, ठीक है। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट रूल की तरफ। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल, जो कि है बाथ, ड्रॉ, फीड, गैदर, हाइड, ओपन, क्वालिफाई, रेस्ट, स्टॉप, स्टील। तो ये सभी जो वर्ड्स हैं, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है उसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे कि पिछले रूल में बताया आप सभी को कि जितने भी ये सारे वर्ड्स हैं, हम लोगों को इनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के रूप में याद करना है, ठीक है। जैसे कि ABCD ऐसे करके हम लोग को याद करना है कि इंग्लिश का जो 26 लेटर्स होते हैं, उसमें सबसे पहले क्या आता है, A आता है। तो A से जितने सारे वर्ड्स होंगे उसको पहले हम लोग याद कर जाएंगे, उसके बाद B से आने वाले, उसके बाद C से आने वाले, ऐसे ही हम लोग क्रम से याद करेंगे, तो ये हमेशा याद रहेगा। तो रूल्स में यही टेक्निक होता है। तो यहाँ पे जैसे कि पहले यहाँ पे A से कोई वर्ड नहीं है, तो B सबसे पहले आया, तो मैंने B को लिख दिया, B से जो स्टार्ट हुआ, B के बाद C नहीं था तो फिर D से लिखा, D के बाद E नहीं था तो फिर F था तो F को लिखा। तो ऐसे मैंने सीरियली लिखा हुआ है,
आप सबको ऐसे ही याद करना है इन रूल्स को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बाथ, ड्रॉ, फीड, गैदर, हाइड, ओपन, क्वालिफाई, रेस्ट, स्टॉप, स्टील, इन सभी ये सारे जो वर्ड्स हैं इनके बाद हम लोग रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लें। तो यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है वो है ही हिड हिमसेल्फ इन द हाउस। ही हिड हिमसेल्फ इन द हाउस। तो देखिए यहाँ पे जो हमने जो यहाँ पे रूल्स हैं इसमें बोला जा रहा है कि जो हाइड है वो अपने बाद रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन को नहीं लेता है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल में हिड के बाद यहाँ पे हिमसेल्फ लिया गया है, इसीलिए जो ये सेंटेंस है ये रॉन्ग हो जाएगा। चूँकि हम लोग इन वर्ड्स के बाद रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन को नहीं ले सकते तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से इसको जब हम लोग हटा देंगे तब ये हमारा जो सेंटेंस है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो कि है सी केप्ट अवे फ्रॉम द प्रोग्राम। वो प्रोग्राम से बाहर चली गई, केप्ट, ठीक है। केप्ट अवे मीन्स बाहर चली गई, फ्रॉम द प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कीप यहाँ पे आया हुआ है हम लोगों के, मतलब कीप आया नहीं है लेकिन ये कीप जो वर्ड है ये भी अपने बाद रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता है। तो सी केप्ट अवे फ्रॉम द प्रोग्राम, वो प्रोग्राम से बाहर चली गई, यहाँ पे रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। तो ये था हमारा रूल 2 जो कि रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का था। अब हम लोग चलेंगे जो कि नेक्स्ट जो प्रोनाउन का जो काइंड्स है, तीसरा नंबर वो है एम्फैटिक प्रोनाउन, यानी जो कि जोरदार जो सर्वनाम है जिसको मतलब जो स्पेशली ज़्यादा प्रेशर देता है, किसी भी व्यक्ति पे या वस्तु पे ज़्यादा प्रेशर देता है, उसे क्या बोलते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे कि राज हिमसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, यानी राज खुद ही जिम्मेवार है उस मिस्टेक के लिए, जो उसने मिस्टेक की है, जो उसने गलती की है वो उसके लिए खुद जिम्मेदार है, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे हिमसेल्फ जब आ जा रहा है इसका मतलब हम लोग इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन। जो मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिए हैं वो है द स्टूडेंट्स देमसेल्फ डिड द वर्क, यानी छात्रों ने खुद ये कार्य किया है, मतलब खुद से इन कार्यों को किया। तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स पे जो कि जोर दिया जा रहा है कि स्टूडेंट्स ने स्वयं से इन वर्क को किया, इन कार्यों को किया। तो स्टूडेंट्स themselves did the work। तो ये था एम्फैटिक प्रोनाउन। हम लोगों ने ऑलरेडी रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लस उसके रूल्स पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल को जो कि है इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी अनिश्चित सर्वनाम जिसका कोई मतलब जो निश्चित ना हो, जो लिमिटेड ना हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित सर्वनाम। तो यहाँ पे ये कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं, तो ये हो गया ऑल, सम, वन, नोबडी, समवन, एनीवन, मच, फ्यू, लिटिल, इटीसी, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोनाउंस हैं इनसे हमको ये पता नहीं लगता कि मतलब कितने आदमी हैं या कितनी वस्तुएं हैं, ठीक है। तो मैं इसके एग्जाम्पल्स कुछ आप सभी को बताती हूँ। जैसे कि समवन हैज़ स्टोलन माई वॉच, समवन हैज़ स्टोलन माई वॉच। यहाँ पे हम लोग को पता नहीं है कि किसने मेरी घड़ी चुराई है, ये मुझे पता नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, इनडेफिनिट प्रोनाउन, यानी यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि किस व्यक्ति ने मेरी घड़ी चुराई है। जो मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है ऑल वेंट टू जयपुर, ऑल वेंट टू जयपुर, यानी सभी जयपुर चले गए। तो यहाँ पे पता तो नहीं है, निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है कि कितने व्यक्ति गए,
तो ये भी हो गया इंडेफिनिट। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट की ओर, जो कि है सम हैव ज्वाइंड द पार्टी, मतलब कुछ व्यक्तियों ने पार्टी ज्वाइन की। तो यहाँ पे तो पता नहीं है, कोई लिमिटेड, कोई निश्चित संख्या यानी कुछ निश्चित जानकारी नहीं मिली कि कितने लोगों ने इंटर किया। सिर्फ पता चला कि हाँ कुछ व्यक्ति हैं जो पार्टी अटेंड कर रहे हैं, यानी जो पार्टी में ज्वाइन हो गए हैं। ठीक है, अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट, हमारे नेक्स्ट काइंड्स की तरफ, जो कि है, मतलब मैं इसको पहले क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद चलते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल को। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मीन्स होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी जिससे प्रश्न किया जा सके। तो हम लोग इसमें इसका रूल्स देखने वाले हैं कि ये यूज़ कैसे किए जाते हैं। तो पहले हम लोग जान लें कि ये होते कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं जैसे कि विच, हु, हुम, हुज, व्हाट, etc। ये मतलब इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने लिखे हुए हैं, तो इन सभी का यूज़ हम लोग अलग अलग टाइप से अलग अलग जगहों पे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ हु की। तो जो ये हु जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसका यूज़ सब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। और हु जो है, इसका उपयोग मतलब इसका यूज़ हमेशा सजीव के लिए होता है, इसका यूज़ निर्जीव के लिए नहीं होता। नेक्स्ट बात आती है हुम की, जो कि हु का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हुम जो है, ये हु के ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस की बात करें हु और हुम में, तो जो हु है वो अपने पहले कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लेता। हु अपने पहले प्रीपोजिशन नहीं लेता है, लेकिन हुम अपने पहले प्रीपोजिशन लेता है। ठीक है, जैसे कि बाई हुम, लेकिन बाई हु नहीं हो सकता। ठीक है, ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैं विच पे चलती हूँ। तो विच क्या है, विच से हम लोग मतलब विच का यूज़ कहाँ करते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो विच है उसका यूज़ हम लोग सिलेक्शन के लिए करते हैं, कि जैसे कि विच इज योर ब्रदर, विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड, इन द क्राउड, यानी भीड़ में तुम्हारा भाई कौन सा है। यहाँ पे विच का यूज़ किया गया है। तो विच से स्पेशली हम लोग सिलेक्शन यानी चॉइस, जो हम लोग को चॉइस करना हो या चूज करना हो या सिलेक्शन करना हो कि मतलब बहुत सारे लोगों में से मेरा कौन सा है, या मैं किस चीज़ को चॉइस कर रहा हूँ, किस चीज़ को मैं पसंद कर रहा हूँ, तो मतलब मेनली हम लोग सिलेक्शन के लिए विच का यूज़ करते हैं। और चूँकि विच का हम लोग निर्जीव के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ जो कि है हुज। तो हुज क्या है, हुज का यूज़ हम लोग यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, विच जो हो गया इसका सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, सिलेक्शन के लिए। ठीक है, और हुज जो है हम लोग हुज का यूज़ किसके लिए करते हैं, पोजेशन के लिए, यानी अधिकार के लिए। वो भी किसमें, ये होता है सिर्फ सजीव के लिए। ठीक है, ये सजीव के लिए यूज़ होता है हुज। इसको हम लोग निर्जीव के लिए यूज़ नहीं कर सकते हुज को। तो इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि है दिस इज द फ्लाई ओवर हुज इनऑगरेशन वॉज डन बाय मिनिस्टर। तो यहाँ पे जो फ्लाई ओवर है, जो पुल है, वो क्या है, वो निर्जीव है, वो तो सजीव है नहीं। तो हम लोग चूँकि हुज का यूज़ करते हैं सजीव के लिए। ठीक है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं सजीव के लिए। लेकिन जो ये फ्लाई ओवर है, ये क्या है, ये न्यूट्रल जेंडर है, ये निर्जीव वस्तु है। तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखे हुए हैं वो है दिस इज द फ्लाई ओवर द इनऑगरेशन ऑफ विच वॉज डन बाय द मिनिस्टर। तो ये वाला जो मेरा सेंटेंस है, ये
सही हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाला जो सेंटेंस है, चूंकि उसमें हम लोगों ने हुज का यूज़ किया था जो कि सजीव के लिए यूज़ होता है, तो वो वाला जो वाक्य है वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने हुज का क्लियर कर दिया। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल दे दूं, हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस। तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे पोजेशन की बात हो रही है, अधिकार की बात हो रही है, वो भी किसी मनुष्य की। जैसे कि यहाँ पे बोला गया हुज बुक इज दिस, यानी यह किसका किताब है, यह किस व्यक्ति का किताब है। ठीक है, तो यहाँ पे हुज बुक इज दिस, तो ये आ गया। तो ये क्या हो गया, ये पोजेशन का केस हो गया, ये अधिकार का यहाँ पे भाव आ जा रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ सजीव के लिए यूज़ होता है, लेकिन निर्जीव के लिए क्या होता है, विच का यूज़ होता है। सिलेक्शन के लिए भी विच का यूज़ होता है। और रही बात व्हाट की, तो व्हाट से सिंपली हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, तो ये व्हाट, वेयर, ये सब क्वेश्चंस वाले हैं, क्वेश्चंस वाले प्रोनाउन हैं, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो मैंने जो स्पेशली जो थे वो मैंने उन सभी का बात अभी कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल को, जो कि है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इसमें दो प्रोनाउन आते हैं, एक तो हो गया ईच अदर और दूसरा हो गया वन अनदर। ईच अदर एंड वन अनदर, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो ईच अदर का यूज टू के लिए किया जाता है। ठीक है, हमेशा ईच अदर का यूज दो के लिए होता है, लेकिन वन अनदर जो होता है, वन अनदर का यूज हम लोग दो से ज्यादा के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए उनसे हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कि इसमें कैसे डिफरेंस किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है, द टू बॉयज क्वारल्ड विथ ईच अदर। यहाँ पे टू आया हुआ है और इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, ईच अदर। ठीक है, द टू बॉयज क्वारल्ड विथ ईच अदर, यानी जो दो बच्चे थे, वे दो लड़के, मतलब मतलब दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। ठीक है, और मैंने जो वन अनदर के लिए जो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं वो है ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स लव वन अनदर। ठीक है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स लव वन अनदर, यानी यहाँ पे सभी जो छात्र हैं, सभी जो बच्चे हैं, वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि सभी बच्चों की बात आ रही है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या लगा है, वन अनदर। और यहाँ पे सिर्फ जब टू की बात आई तो क्या लगा, ईच अदर। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरफ, जो कि क्या दिखाता है, बांटने के सेंस में जिसका हम लोग यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देना यानी बांट देना। तो इसमें कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आ जाता है वो है आइदर, ईच, नाइदर, एवरीवन, नन, एनी, नो वन, और फिर से मैंने लिख दिया यहाँ पे नन। ठीक है, तो ये एक्सेट्रा बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, यानी इसमें हम लोग बांटने की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइदर यानी या तो, नाइदर यानी मीन्स नहीं तो या ना तो। ठीक है, ऐसे कुछ हम लोग बोलते हैं। इच मीन्स प्रत्येक, यानी यहाँ पे बांटने की बात आ रही है, यानी सभी को। ठीक है, एवरीवन यहाँ पे सभी के लिए, फिर से नन आ गया, एनी आ गया, नो वन आ गया, फिर मैंने यहाँ पे नन को दो बार लिख दिया है। ठीक है, etc। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं इसके लिए वो है ईच ऑफ द टू गॉट द प्राइज, यानी प्रत्येक में से दोनों ने प्राइज को पा लिया। ईच ऑफ द टू यानी दोनों में से प्रत्येक ने, ईच ऑफ द टू मीन्स दोनों में से प्रत्येक ने प्राइज पा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप सभी को दिखा दिया कि जो ईच होता है इसका यूज दो या दो से अधिक के लिए होता है। ठीक है, इसका यूज दो या दो से अधिक के लिए हमेशा हम लोग ईच का यूज करते हैं। टू और मोर देन टू, यानी ईच का यूज टू और मोर देन टू के लिए हम लोग हमेशा करते हैं। ठीक है,
और मैंने जो सेकेंड इसके लिए एग्जाम्पल लिए हैं वो है एवरीवन इन द क्लास गॉट द प्राइज। एवरीवन इन द क्लास गॉट द प्राइज, यानी क्लास में प्रत्येक बच्चों ने गिफ्ट को प्राप्त किया। तो यहाँ पे एवरीवन जो है वो सभी के लिए यूज किया जा रहा है, यानी दो से अधिक के लिए जिस प्रोनाउन का हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा प्रोनाउन है, वो है एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ चार्ट लिख दिए हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं कि किसका यूज कितने के लिए और कैसे किया जाता है। तो आइदर और नाइदर जो है उसका यूज हम लोग हमेशा टू के लिए करते हैं। ठीक है, एवरीवन का यूज मोर देन टू के लिए करते हैं, इच का यूज टू और मोर देन टू के लिए करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो चलिए देखते हैं ये रूल्स को। जो हमारा नेक्स्ट रूल है जो कि है, मैंने जैसे कि यहाँ पे नोट में लिखा, मैंने आप सभी को जैसे बताया कि नाइदर या आइदर का यूज हमेशा टू के लिए होता है, यानी दो लोगों के लिए होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि मतलब इसमें स्पेशल क्या है, इसका एक्सेप्शन क्या है, क्योंकि हर चीज में एक्सेप्शन होता है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जितने भी मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस एक्सेप्शन से ही पूछे जाते हैं, वो भी एसएससी में। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि क्या एक्सेप्शन है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि ईच ऑफ या आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आप सब हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ या ईच ऑफ हमेशा जब भी आए तो उसके बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग रूल्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि रूल हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन मैस्कुलिन जेंडर, जिसमें कौन होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर, हिज हो गया, हिम हो गया। ठीक है, तो इन सभी का ही, हिज, हिम का यूज किया जाता है। ठीक है, जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रहे तो उसमें अगर जेंडर को स्पेसिफाइड नहीं किया जाए, ठीक है, अगर जेंडर को स्पेसिफाइड नहीं किया जाए तो हम लोग हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन के साथ जो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर के पॉजेसिव केस का यूज करते हैं या उसके प्रोनाउन का यूज करते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। ठीक है, तो वो हो जाएगा हिज हो जाएगा और हिम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं देख लूँ everyone should obey his parents, तो चूंकि यहाँ पे everyone आ रहा है तो यहाँ पे तो जेंडर स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि इसमें जेंडर क्या होना चाहिए, इसीलिए हम लोग everyone should obey his parents, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, यहाँ पे यूज हुआ है मैस्कुलिन जेंडर का ऑब्जेक्टिव केस जो कि पॉजेसिव है। ठीक है, तो everyone should obey his parents, यहाँ से आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेती हूँ जो कि है नाइदर ऑफ दिस टू स्टूडेंट्स हैज रिसीव्ड हिज प्राइज। नाइदर ऑफ दिस टू स्टूडेंट्स हैज रिसीव्ड हिज प्राइज। ठीक है, तो यहाँ पे नाइदर की बात की गई है, नाइदर ऑफ दिस, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया कि ईच ऑफ या आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा वो किस में होगा, वो होगा प्लूरल में। तो यहाँ पे जैसा कि ये प्रोनाउन आया हुआ है तो नाइदर ऑफ दिस टू स्टूडेंट्स, तो ये प्रोनाउन जो है ये क्या है, प्लूरल है। और जो यहाँ पे नाउन आया हुआ है जो कि स्टूडेंट है ये भी प्लूरल है, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, लेकिन जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा क्योंकि यहाँ पे नाइदर की बात की गई है, नाइदर ऑफ दिस टू स्टूडेंट्स, यानी इन दो स्टूडेंटों में से कोई नहीं, तो कोई नहीं है इसका मीन्स क्या हो गया, सिंगुलर। तो यहाँ पे हम लोगों ने वर्ब क्या यूज किया, सिंगुलर। तो यहाँ पे आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और चूंकि यहाँ पे जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, चूंकि स्टूडेंट हम लोग लड़के और लड़कियों को मिलाकर कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, मैस्कुलिन जेंडर का सिंगुलर नंबर वाला पॉजेसिव केस लगाएंगे। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे हिज लग चुका है, तो ये वाला जो रूल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट जो कि इसका
क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, तो एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा, यदि फेमिनिन जेंडर के नाउन का प्रयोग हुआ हो तो हर का प्रयोग करना आवश्यक है। तो मैंने बताया, चूंकि उसी टाइम से मैं बता रही हूँ कि जब जेंडर स्पेसिफाइड नहीं होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, सिर्फ मैस्कुलिन जेंडर के पॉजेसिव केस का यूज करते हैं, वो भी सिंगुलर नंबर में, क्योंकि ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि अब जेंडर को स्पेसिफाइड कर दिया गया, फेमिनिन बता दिया गया, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे हम लोग फेमिनिन जेंडर के पॉजेसिव केस का यूज करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि दिया गया है, नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स, यहाँ पे गर्ल्स यहाँ पे स्पेसिफाइड कर दिया गया गर्ल्स, तो यहाँ पे क्या लगेगा, नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स हैज रिसीव्ड हर गिफ्ट, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हर लग चुका है, जो कि क्या है, फेमिनिन जेंडर का पॉजेसिव केस है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट की तरफ, जो कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं आप सभी के लिए, जो कि है, यदि फेमिनिन की जगह प्लूरल प्रोनाउंस जैसे कि अस, देम, यू का प्रयोग हुआ हो तो सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर का यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर फेमिनिन की जगह देम हो गया, अस हो गया, दे हो गया, इन सभी का प्रयोग किया गया हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जो कि मैस्कुलिन जेंडर का जो मैंने बताया सिंगुलर जो पॉजेसिव केस होता है उसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप सभी को एग्जाम्पल क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि नाइदर ऑफ देम हैज डन हिज ड्यूटी, नाइदर ऑफ देम हैज डन हिज ड्यूटी। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे नाइदर लिखा हुआ है और यहाँ पे देम आ चुका है, फिर देम आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हिज का ही यूज करेंगे, चूंकि यहाँ पे रूल में लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है ईच ऑफ देम हैज फॉरगॉट हिज पर्स, यानी उन लोगों में से प्रत्येक ने अपने पर्स को, मतलब अपना पर्स भूल गए थे। ठीक है, भूल गए हैं, तो यहाँ पे चूंकि देम आया हुआ है तो यहाँ पे क्या लगेगा, पॉजेसिव केस में मैस्कुलिन जेंडर का पॉजेसिव केस लगेगा, वो भी सिंगुलर में। ठीक है, तो ये रहे ये सब रूल्स। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट रूल की तरफ, तो चलिए देखते हैं हमारा ये रूल। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि हम लोग अब देखने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिलेटिव प्रोनाउंस को लिखा हुआ है, जो कि है हु, विच, दैट, व्हाट, हुज और हुम, ये सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जो मतलब जो पूर्व आए नाउंस को इंगित करते हैं, मतलब जो अपने से पूर्व आए नाउंस को इंगित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा जो अपने पूर्व आए, जो अपने पूर्व आए नाउंस को इंगित करते हैं। ठीक है, और इन नाउंस को रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट विच कम्स बिफोर कहा जाता है। एंटीसीडेंट मीन्स जो पहले आता है। ठीक है, जो नाउंस इनके पूर्व आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट्स। इन रिलेटिव प्रोनाउंस के जो पहले जो नाउन आते हैं उन्हें इनका एंटीसीडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल्स आप सभी को बता देती हूँ, इसका एग्जांपल क्या होने वाला है। I know Sachin who has just come in, तो यहाँ पे I know Sachin who has just come in, तो यहाँ पे सचिन क्या है, सचिन है जो ये रिलेटिव प्रोनाउन हु का एंटीसीडेंट है, यानी इसके पहले ये आया हुआ है। ठीक है, I know सचिन who has just come in। ठीक है, तो सचिन हो गया हु का एंटीसीडेंट। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, जो कि है दिस इज द बुक दैट सी गेव मी, दिस इज द बुक दैट सी गेव मी, तो यहाँ पे दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और जो ये बुक इसके पहले आया हुआ है ये क्या है, दैट का एंटीसीडेंट है। ठीक है, तो ये आप सभी को क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट की तरफ। तो आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल मैं बता दूं कि जब हम लोग किसी सेंटेंस में दैट का यूज करते हैं तो हम लोगों को अगर प्रीपोजिशन का यूज करना है तो सेंटेंस के लास्ट में करना होगा। ठीक है, हम लोग दैट के पहले मतलब दैट के पहले कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते। अगर जिस सेंटेंस में दैट का यूज हुआ है
तो हम लोगों को उस सेंटेंस में प्रीपोजिशन को हमेशा दैट के बाद लगाना है, यानी सेंटेंस के लास्ट में लगाना है। ठीक है, तो मैं इसका कुछ एग्जांपल्स दे के आप सभी को क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि आई नो द होटल दैट सी लिव्स इन, आई नो द होटल दैट सी लिव्स इन। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आया हुआ है ये सबसे लास्ट में लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये इस सेंटेंस में है, इसीलिए जो कि प्रीपोजिशन है वो सबसे लास्ट में लगाया गया है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि है ऑल, मच, सेम, ओनली, एनीबॉडी, नन, नो वन, लिटिल, एनीथिंग, एनी, फ्यू, एवरीथिंग, इटीसी। ये जो सेंटेंस होते, ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा अपने बाद दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसको लेते हैं। ठीक है, ये जो वर्ड्स होते हैं ये अपने बाद हमेशा दैट रिलेटिव प्रोनाउन को लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सेम दैट, ऑल दैट, मच दैट, ओनली दैट, एनीबॉडी दैट, नन दैट, नो वन दैट, लिटिल दैट, एनीथिंग दैट, एनी दैट, फ्यू दैट, मतलब इटीसी बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो मैं इसके एग्जाम्पल से कुछ आप सभी को क्लियर कर देती हूँ ये कैसे यूज होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सेम बॉय दैट वी मेट यस्टरडे, दिस इज द सेम बॉय दैट वी मेट यस्टरडे। तो यहाँ पे सेम जो आया हुआ है इसके बाद देखिए यहाँ पे दैट का यूज हुआ है, दूसरे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं हुआ है, ओनली दैट का यूज हुआ है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल देती हूँ जो कि है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो यहाँ पे ऑल जो ये वर्ड आया हुआ है इसके बाद क्या है, दैट का यूज हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी सेंटेंस में ये सारे अगर वर्ड आ जाए तो हम लोग इसके बाद दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि है बोथ का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है और इसका प्रयोग दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए ही किया जाता है। ठीक है, तो मैं अब इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो है बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग, बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग। चूंकि मैंने आप सभी को रूल बताया कि जो बोथ होता है उसका यूज हम लोग निगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो नॉट आ गया तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। जो मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिए हैं वो है बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर गिल्टी, बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर गिल्टी, यानी दोनों स्टूडेंट क्या है, दोषी हैं। तो ये तो यहाँ तो एकदम रूल से यहाँ पे रूल को फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि बोथ का यूज टू के लिए होता है तो यहाँ पे टू का यूज हुआ है और यहाँ पे निगेटिव कुछ बात नहीं की गई है निगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, तो ये मैं अब चलती हूँ नेक्स्ट रूल की तरफ। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूल है सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का प्रयोग हु या विच की अपेक्षा अधिक अच्छा माना गया है। ठीक है, तो जो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं उसमें अगर हु या विच के बदले दैट का यूज किया जाता है तो वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे कि कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज दैट आई हैव एवर मेट। ठीक है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री जो कि बेस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं आप सभी को कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज किया जाता है, हमेशा द आर्टिकल का यूज सुपरलेटिव डिग्री के पहले किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज दैट आई हैव एवर मेट। ठीक है, तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री आए तो हम लोग वहाँ पे दैट का यूज करेंगे, न कि हु या हुम का, हु या विच का। ठीक है, अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि है सेम या सच के बाद एज या दैट का यूज करते हैं। वो चाहे सेम हो या सच हो, उसके बाद हम लोग एज या दैट का यूज करते हैं।
ठीक है, और किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, माई बैग इज सेम एज योर्स, यानी मेरा बैग तुम्हारे बैग के समान है। ठीक है, माई बैग इज सेम एज योर्स, तो यहाँ पे सेम के बाद क्या यूज हुआ है, एज का यूज किया गया है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है दिस इज द सेम पेन दैट आई गेव टू यू यस्टरडे। तो यहाँ पे सेम की बात की गई है और इसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाया गया है वो है दैट। दिस इज द सेम पेन दैट आई गेव टू यू यस्टरडे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हु या व्हाट के बाद दैट का ही यूज किया जाता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो कि हु या व्हाट है, इसके बाद, ठीक है, हमेशा दैट का ही यूज किया जाता है और किसी भी वर्ड का यूज नहीं किया जाता। किसी भी रिलेशन दर्शाने वाले वर्ड का यूज नहीं किया जाता, सिर्फ दैट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जो कि है व्हाट इज इट दैट यू कांट सॉल्व। व्हाट इज इट दैट यू कांट सॉल्व, ठीक है, यह क्या है जो तुम सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे व्हाट जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो हम लोगों ने इसके बाद क्या यूज किया है, कौन सा रिलेटिव, ये है दैट। ठीक है, जो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है हु एम आई दैट यू शुड केयर फॉर। मैं तुम्हारा कौन हूँ जिसके लिए तुम इतना केयर करते हो। ठीक है, हु एम आई दैट यू शुड केयर फॉर। तो यहाँ पे हु जो आया हुआ है, इसके लिए हम लोगों ने जो यूज किया है वो है दैट। तो ये रहे रूल। मैं अब चलती हूँ नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि है सिंगुलर प्रोनाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए, ठीक है, दैट ऑफ, तथा प्लूरल प्रोनाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए दोज ऑफ का यूज किया जाता है। क्योंकि हम लोग अगर किसी भी सेंटेंस में डबल किसी चीज़ का यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा बोरिंग लगता है। जैसे कि 2 बार हम लोगों ने जब क्लाइमेट को यूज़ कर दिया तो क्लाइमेट, मतलब जो क्लाइमेट वर्ड है उसकी कुछ वैल्यू नहीं बच जाती। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने रिपीटेशन को रोकने के लिए ये सब यूज़ किया है। एक्स्ट्रा जो वर्ड्स आते हैं, जैसे कि प्रोनाउन क्या है, ये नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोगों ने बनाया है इसको। हमारे जो ग्रामेटिस्ट थे उन लोगों ने प्रोनाउन को क्यों बनाया, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। ठीक है, इसीलिए ये सब बनाए जाते हैं, कुछ शब्दों को सिंपल करने के लिए, सेंटेंस को सिंपल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आप सभी को दे देती हूँ, जो कि है द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, तो ये थोड़ा बोरिंग लगता। क्यों? क्योंकि 2 बार क्लाइमेट का यूज हो जाता। तो इसीलिए इस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोगों ने किसका यूज किया, हम लोगों ने यूज किया दैट ऑफ का। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। ठीक है, अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है प्लूरल वाला। ये प्लूरल में कैसे यूज किया जाता है, तो ये हो गया द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि स्ट्रीट्स जो कि प्लूरल है इसकी बात की गई है, तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आया और यहाँ पे दोज ऑफ का हम लोगों ने यूज किया। ठीक है, अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट कुछ टिप्स की तरफ। क्योंकि हम लोगों ने एंटीसीडेंट्स की बात की है इस क्लास में, कि एंटीसीडेंट्स वो होते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले आते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले जो आते हैं जो नाउन, वो क्या होते हैं, वे एंटीसीडेंट्स कहलाते हैं। तो कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव होते हैं, कुछ ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो अपने पहले एंटीसीडेंट्स का यूज नहीं करते हैं। तो कौन से हैं, तो वो हो गए व्हेनेवर, हुएवर, व्हाटएवर, व्हाटसोएवर, व्हिचसोएवर। ठीक है, ये सभी जो हैं, जो कंपाउंड जो रिलेटिव्स हैं, जो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, वो अपने पहले एंटीसीडेंट्स का यूज नहीं करते हैं। ठीक है,
तो ये सभी थे आज के रूल, ठीक है। और आज जो मैं प्रोनाउन जो पढ़ा रही थी उन सभी का रूल्स आज पूरे क्लियर हो गए हैं, पूरे समाप्त हो गए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो उस पे हम लोग स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रोनाउन के क्लास से रिलेटेड होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप सभी को डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।